हेलो दोस्तों, मैं धीरेन्द्र आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल इट्स अ न्यू ऑफिशियल में। दोस्तों आज हम फिर से बात करने वाले हैं वही क्वेश्चंस जो हमारी सीरीज़ चल रही थी जीके की। और इसमें थोड़ा दोस्तों मैंने वही सीरीज़ को कंटिन्यू रखा है और जो मैंने वादा किया था वही कर रहा हूं मैं। और यहाँ पर मैंने दोस्तों क्या बोलते हैं कि फिर से वही बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जो किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं और जो मोस्टली लोगों को थोड़ा मॉडरेट या टफ लेवल के क्वेश्चंस लगते हैं, उन क्वेश्चंस को मैंने इसमें रखा है। और इस बार भी दोस्तों ये वन लाइनर फॉर्म में ही है, लेकिन इस बार का वन लाइनर फॉर्म कुछ अलग ये है कि इस बार के वन लाइनर फॉर्म में मैंने ऑप्शंस दे रखे हैं कुछ, और डायरेक्टली आपको आंसर मिलेगा उसमें, लेकिन ऑप्शंस के साथ मिलेगा। तो वहाँ पर मैंने ऑप्शंस इसलिए रखे हैं क्योंकि मैं थोड़ा और एक्सप्लेन कर सकूँ उस क्वेश्चंस को, इसलिए मैंने उसमें ऑप्शन रखे हैं। तो दोस्तों यही मैं आगे भी लाने वाला हूँ ऐसी सीरीज, और थोड़ा टाइम हो गया उसके लिए सॉरी। और यही सीरीज आगे चलेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। आज का हमारा पहला प्रश्न होगा, सर्वोदय योजना को प्रस्तुत किए जाने किसने किया था। सर्वोदय योजना को प्रस्तुत किसने किया था? ये किया था दोस्तों जेपी, जयप्रकाश नारायण ने। जी हाँ, जेपी ने किया था, जयप्रकाश नारायण ने। अगर हम विनोबा भावे की बात करें तो विनोबा भावे, महात्मा गांधी, पंडित नेहरू। महात्मा गांधी के बारे में तो दोस्तों हम जानते हैं, नेहरू भी दे रखे हैं यहाँ पर। और अगर मैं यहाँ पर बात करूँ कि विनोबा भावे के बारे में, तो यहाँ पर दोस्तों आपको विनोबा भावे के बारे में ये पता होगा कि इन्होंने सत्य शोधक समाज की स्थापना करी थी। जी हाँ। और यहाँ पर महात्मा गांधी जी के बारे में बात करूँ तो महात्मा गांधी अपने 1915 में 9 जनवरी 1915 को भारत वापस आए थे दक्षिण अफ्रीका से। तो उसी दिन 9 जनवरी के दिन ही हम अब क्या बोलते हैं प्रवासी भारतीय दिवस या एनआरआई डे बनाते हैं। और पंडित नेहरू के बारे में आप जानते हैं, इन्होंने क्या बोलते हैं लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की घोषणा जो है करी थी। और यही हमारे पहले भारत के प्रधानमंत्री भी रहे हैं। तो ये बहुत सारे फैक्ट्स हैं। फैक्ट्स दोस्तों इनके बारे में बहुत सारे मिलेंगे, लेकिन जो मुझे याद आते चले जाएंगे वो मैं आपको बताता जाऊँगा। तो अगर थोड़ा गड़बड़ हो तो प्लीज़ माफ़ करिएगा। चलते हैं आगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि भारत में सर्वप्रथम आर्थिक नियोजन से संबंधित विचार किसने दिया था। आर्थिक नियोजन मतलब आर्थिक नियोजन मतलब अपने पैसे से संबंधित जो क्या बोलते हैं उसको मैनेजमेंट करना है, उससे संबंधित जो विचार सबसे पहले वो दिया था एम विश्वेश्वरैया ने। जी हाँ। ये जो दोस्तों इन्हीं के नाम पर जो है भारत में इंजीनियर्स डे बनाया जाता है 15 क्या बोलते हैं 15 सितंबर को, या मे बी 15 सितंबर को बनाया जाता है इंजीनियर्स डे। और जी हाँ, जिसको वेलर दिवस भी बोलते हैं लोग नॉर्मल भाषा में। एंड एम विश्वेश्वरैया का बहुत सारा योगदान है हमारे भारत में। और हम महात्मा गांधी जी की बात कर ही चुके। एम एन रॉय दोस्तों, ये जो है इनका जो है संविधान सभा में काफ़ी मेन योगदान था। ये सलाहकार के रूप में नियुक्त हुए थे संविधान सभा में। जो आप प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में जानते होंगे वो बाबा साहेब अम्बेडकर को जानते होंगे, लेकिन यहाँ पर अगर मैं सलाहकार की बात करूँ तो वो एम एन रॉय थे। और दादा भाई नौरोजी के बारे में आप जानते ही होंगे कि ये महात्मा गांधी के जो है क्या बोलते हैं राजनीतिक गुरु माने जाते हैं। जी हाँ। और ये यही वो पहले इंसान थे जिन्होंने मतलब कांग्रेस का थोड़ा मतलब एक कोई संस्था बनाने की जो सबसे पहले जो सिफारिश की थी वो दादा भाई नौरोजी ने ही करी थी। जी हाँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम हमारा है कि योजना आयोग का गठन कब किया गया था। योजना आयोग जो आज नीति आयोग में कन्वर्ट हो गया है, 1 जुलाई 2015 से नीति आयोग बन गया अपना। लेकिन सबसे पहले जो इससे पहले जो चलता था, जो पंचवर्षीय योजनाएं चलती थी, वो किसके अंतर्गत चलती थी? वो चलती थी योजना आयोग के अंतर्गत। तो इसमें हम बात करें कि योजना आयोग का गठन कब हुआ था, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 को हुआ था। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्टली लोगों को याद नहीं रहता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे। जी हाँ, जो योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष जो थे वो थे गुलजारी लाल नंदा। जी हाँ, याद रखना गुलजारी लाल नंदा जी इसके योजना आयोग के सबसे पहले उपाध्यक्ष थे। और हम बात करें कि उसके अध्यक्ष, योजना आयोग के जो अध्यक्ष हुआ करते थे वो कौन हुआ करते थे, तो दोस्तों तब भी योजना आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री हुआ करते थे। और आज भी नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वो हमारे भारत के प्रधानमंत्री हैं होते हैं। उस टाइम पे जो हुआ करते थे वो हमारे पहले थे क्या बोलते हैं जवाहरलाल नेहरू जी थे। और अब जो हैं वो है नरेंद्र मोदी जी। जी हाँ।
लाल बहादुर शास्त्री के बारे में आप जानते होंगे, इन्होंने शिमला समझौता किया था 1965 में, क्योंकि ये 1961 में जो जी हाँ 1965 में शिमला समझौता किया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल, इनको यूनिटी मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। जी हाँ, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष। फर्स्ट सब याद कर लेते हैं लेकिन अंतिम याद कम लोग ही करते हैं। ये अंतिम उपाध्यक्ष की बात चल रही है, तो यहाँ पर अंतिम उपाध्यक्ष जो हैं वो हैं आलूवालिया, मोंटेक सिंह आलूवालिया। कौन है? मोंटेक सिंह आलूवालिया, जी हाँ। और यहाँ पर जी हाँ नरेंद्र मोदी अपन उपाध्यक्ष अपन बात कर ही चुके हैं। अब वो लेकिन वो योजना आयोग के नहीं हैं, वो नीति आयोग के अध्यक्ष हैं। जो नीति आयोग की स्थापना 1 जुलाई 2015 को हुई थी। जी हाँ। नेक्स्ट हम बात करते हैं और एक और चीज़ दोस्तों आपको बता दूं कि नीति आयोग क्या संवैधानिक संस्था है? ये सबसे बड़ा क्वेश्चन जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, नीति आयोग का विवरण या मतलब नीति आयोग एक संविधान से जुड़ी हुई संस्था है क्या? इसका आंसर होगा नो। नीति आयोग संविधान से जुड़ी संस्था नहीं है, ये एक एक्ट के माध्यम से लाया गया प्रस्ताव था। जी हाँ। नेक्स्ट हम बात करते हैं आर्थिक नियोजन सूची का विषय कौन सा है? आर्थिक नियोजन सूची का जो विषय है ये किस सूची का है? सॉरी, आर्थिक नियोजन किस सूची का विषय है? तो ये दोस्तों समवर्ती सूची का विषय है आर्थिक नियोजन। और हम बात करें कि समवर्ती सूची क्या होती है, राज्य सूची क्या होती है, संघ सूची क्या होती है, जहाँ तक उम्मीद है कि आपको पता होगा, लेकिन मैं थोड़ा बता देता हूँ कि राज्य सूची जो होती है, तो दोस्तों राज्य सूची में जो विषय रहते हैं, पुलिस वगैरह, पुलिस रहता है और लोकल गवर्नेंस रहती है, पंचायती राज वगैरह, ये सारा मतलब राज्य सूची के अंतर्गत आता है। और राज्य सूची के मामले में जो कानून बनाता है वो राज्य बनाता है। जी हाँ। और उसका राज्य का ही कानून चलता है। और हम बात करें कि संघ सूची, जिसको बोलते हैं सेंट्रल सूची, मतलब सेंट्रल मिनिस्टर, सेंट्रल बोलते हैं हम नॉर्मल भाषा में इसको, कि सेंट्रल का जॉब है, सेंट्रल का ये है, सेंट्रल का वो है, तो ये संघ सूची के अंतर्गत आता है। और संघ सूची में जो कानून, जो विषय रखे गए हैं वो दोस्तों वो 100 रखे गए हैं, और मे बी इसमें जो रखे गए हैं वो 63 रखे गए हैं। और राज्य सूची में एग्जैक्ट याद नहीं है दोस्तों इसका, लेकिन मुझे संघ सूची का याद है कि 100 रखे गए हैं इसमें। और हम बात करें कि संघ सूची में कानून जो है केंद्र सरकार बनाती है, और राज्य सूची में राज्य, और समवर्ती सूची में कौन जो है कानून बनाता है? समवर्ती सूची में भी दोस्तों राज्य भी कानून बना सकता है और केंद्र भी कानून बना सकता है, लेकिन जो प्रभावी जो कानून होगा, अगर एक ही मामले में जो कानून बनाया गया है, जो प्रभावी कानून होगा वो होगा अपना केंद्र सरकार का माना जाएगा। किसका माना जाएगा? केंद्र सरकार का माना जाएगा प्रभावी, सबसे ऊपर। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, जो हम बात कर रहे हैं, भारत में पंचवर्षीय योजनाएं किस देश से प्रेरित हैं? पंचवर्षीय योजनाएं हम जो देखते हैं कि पहली पंचवर्षीय योजना है, दूसरी पहली अपनी हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी, दूसरी अपनी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। ऐसी जो पंचवर्षीय योजनाएं हैं वो किस देश से ली गई हैं या प्रेरित हैं या ली गई हैं, मान लो, तो ये ली गई हैं दोस्तों रूस से। जी हाँ। फंडामेंटल राइट्स किससे लिए गए हैं? यूएसए से लिए गए हैं। कनाडा से क्या लिया गया है? ये लिया गया है दोस्तों संघ सूचियाँ ली गई हैं कनाडा से। बहुत सारी चीज़ें हैं जो संविधान में कहीं ना कहीं किसी न किसी देश से ली गई है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आर्थिक नियोजन किस अनुसूची से संबंधित है? आर्थिक नियोजन की अब अनुसूची पूछ ली। अनुसूचियाँ दोस्तों अनुसूचियाँ भारत में 12 हैं। जी हाँ, 12 अनुसूचियाँ हैं। और आर्थिक नियोजन किस अनुसूची का विषय है? ये 7वीं अनुसूची का विषय है आर्थिक नियोजन। जी हाँ। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम के बारे में हम बात करते हैं कि जो जनता के हितों के लिए कार्य करता है। सामुदायिक विकास कार्यक्रम सबसे पहले सब कब प्रारंभ हुआ था? ये 1952 में हुआ था। जी हाँ, 1952 में। और अगर हम ये डेट की बात करें 2009 की और 2005 की, तो 2009 में दोस्तों हमारा नरेगा का नाम बदलकर मनरेगा कर दिया गया था। मनरेगा जो महात्मा गांधी रूरल जो नरेगा जो योजना है दोस्तों, जिसके अंदर 100 दिन का जो रोजगार दिया जाता है लाभार्थी को, और इसके अंदर अब शायद डे भी बढ़ा दिए गए हैं और इनके पैसे भी बढ़ा दिए गए। लेकिन जो इनका नाम, जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि नरेगा का नाम मनरेगा कब किया गया था, तो ये 2009 में किया गया था। और मनरेगा जो नरेगा का स्थापना कब हुई थी? ये 2005 में हुई थी। जी हाँ। और अगर हम बात करें ये 2005 के बारे में, तो यहाँ पर आरटीआई अधिवेशन आया, वो आरटीआई एक्ट आया था, क्या बोलते, राइट टू इन्फॉर्मेशन, 2005 में। जी हाँ। अब हम बात करते हैं भारत में राष्ट्रीय योजना समिति के अध्यक्ष थे। भारत में राष्ट्र की योजना समिति के अध्यक्ष कौन थे? ये थे दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू। जी हाँ। राष्ट्रीय योजना समिति के अध्यक्ष जो थे ये थे पंडित जवाहरलाल नेहरू।
और हम पंडित मोतीलाल नेहरू ये इनके पिताजी थे, और सरदार वल्लभ भाई पटेल यूनिटी मैन, और महात्मा गांधी जो है बेलगांव अधिवेशन 1924 में कांग्रेस का बेलगांव अधिवेशन उन्होंने किया था, और क्या बोलते हैं गोलमेज सम्मेलन इन्होंने किया था। बहुत सारा योगदान है महात्मा गांधी जी का। तो जो याद आता रहेगा वो मैं आपको बताता रहूँगा, क्योंकि ये वन लाइनर फॉर्म है, बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन भी नहीं कर सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना किस पंचवर्षीय योजना से प्रारंभ हुई थी? तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मान लीजिए आप। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना किस पंचवर्षीय योजना में स्टार्ट की गई थी? ये की गई थी छठवीं पंचवर्षीय योजना में। कब की गई थी? छठवीं पंचवर्षीय योजना में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना स्टार्ट करी गई थी। जी हाँ। नेक्स्ट हम बात करते हैं 20 सूत्रीय कार्यक्रम कब दिया गया था? 20 सूत्रीय कार्यक्रम जो दिया गया था वो दिया गया था 1975 में, 20 सूत्रीय कार्यक्रम। और अब हम बात करें 1972 दोस्तों, ये है क्या बोलते हैं, ये अपना पर्यावरण संरक्षण से संबंधित एक्ट जो आया था इस टाइम पे आया था 1972 में। जी हाँ। अब हम बात करते हैं द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है? द्वितीय जो पंचवर्षीय योजना है वो है, मैं अभी ऊपर बता भी चुका था आपको, पंचवर्षीय योजनाओं की जब बात चल रही थी कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित है। और हम बात करें कि पहली जो पंचवर्षीय योजना थी वो किस मॉडल पर आधारित थी? वो थी हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित। जी हाँ। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि वित्तीय वर्ष की अवधि होती है, वित्तीय वर्ष की अवधि के कब मानी जाती है? वित्तीय वर्ष की जो अवधि मानी जाती है वो 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और 31 मार्च को ख़त्म होता है, ये अवधि मानी जाती है। ये कन्फ्यूज़न ये करता है दोस्तों, ये तो हालांकि कन्फ्यूज़न नहीं करता, लेकिन ये ज़्यादा कन्फ्यूज़ करता है कि 31 मार्च को ख़त्म हो रही है और को 1 अप्रैल से, 31 मार्च को ख़त्म होती है, 1 अप्रैल से स्टार्ट होती है। नहीं, 1 अप्रैल से, इनका कहने का मतलब है कि 31 मार्च से स्टार्ट होती है, 1 अप्रैल को ख़त्म होती है। ये फर्स्ट वाले का मतलब जो है, फर्स्ट वाले का मतलब है कि 31 मार्च से शुरू होती है, 1 अप्रैल को ख़त्म होती है, और इसका मतलब जो है वो 1 अप्रैल से शुरू होती है और 31 मार्च को ख़त्म होती है। जी हाँ। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रथम वित्त आयोग का गठन कब किया गया था? पहला वित्त आयोग जो वित्त आयोग का विवरण जो आर्टिकल नंबर 280 के अंदर है, 280 के अंदर है वित्त आयोग, भारत का वित्त आयोग का जो एक्सप्लेनेशन है। और हम बात करेंगे वित्त आयोग का गठन भारत में कब किया जाता है? ये किया जाता है 1951 में, पहली बार जो किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सुपर कैबिनेट के नाम से किसे जाना जाता है? सुपर कैबिनेट किसे कहा जाता है? कैबिनेट सुना होगा आपने, कैबिनेट कमेटी, कैबिनेट मिनिस्टर्स, बहुत सारी चीज़ें सुनी होंगी, लेकिन अब कैबिनेट में ही सुपर कैबिनेट के नाम से भी जाना जाता है। ये किन्हें जाना जाता है? सुपर कैबिनेट के नाम से राष्ट्रीय विकास परिषद को जाना जाता है। राष्ट्रीय राष्ट्रीय विकास परिषद जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट संस्था है भारत की, राष्ट्रीय विकास परिषद को सुपर कैबिनेट के नाम से जाना जाता है। योजना आयोग को नहीं जाना जाता, याद रखना। नीति आयोग को भी नहीं माना जाता, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग उनको समझते हैं। वित्त आयोग को इसलिए समझते हैं क्योंकि पैसे से बड़ा तो कुछ नहीं होता, इसलिए वित्त आयोग को समझ लेते हैं, लेकिन राष्ट्रीय विकास परिषद सुपर कैबिनेट के नाम से भी जाना जाता है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट हम बात करते हैं राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना कब की गई थी? राष्ट्रीय योजना समिति की जो स्थापना करी गई थी वो करी गई थी 1938 में। राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना कब करी गई थी? ये करी गई थी 1938 में। जी हाँ, 1938 में राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना करी गई थी। और अगर हम 1942 की बात करें तो इस टाइम पे क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया था महात्मा गांधी जी के द्वारा। नेक्स्ट हम बात करते हैं गांधी योजना को किसने तैयार किया था? गांधी योजना जो तैयार की गई थी वो की गई थी श्री मन्नारायण के द्वारा की गई थी। गांधी योजना जो स्टार्ट करी गई थी, याद रखना, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये नाम आपने पहली बार सुना होगा, इसलिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। गांधी योजना के नाम से को किसने तैयार किया था? श्री मन्नारायण ने किया था, जो तैयार किया था। जी हाँ। नेक्स्ट हम बात करते हैं, क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट, प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? ये हम ऊपर भी डिस्कस कर चुके हैं कि प्रथम जो थी तो वो थी हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित, और दूसरी जो थी वो थी पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित। जी हाँ। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किसे प्राथमिकता दी गई थी? ये मतलब यहाँ पर ये प्राथमिकता देने का मतलब दोस्तों ये होता है कि यहाँ पर लक्ष्य क्या रखा गया था, मतलब टारगेट क्या रखा गया था इस योजना के अंतर्गत कि ये अचीव करना है। तो ये जो रखा गया था
वो क्या बोलते हैं भारी उद्योग को रखा गया था। जी हाँ, जो प्राथमिकता दी गई थी दूसरी पंचवर्षीय योजना, भारी उद्योग मतलब जो बहुत सारे प्लांट्स लगाना, बहुत सारे न्यूक्लियर जो है एटॉमिक रिसर्च सेंटर लगाना, बहुत सारी चीज़ें मतलब उद्योग से संबंधित चीज़ों को बहुत ज़्यादा प्राथमिकता दी गई थी। और अगर हम बात करें कि प्रथम पंचवर्षीय योजना में किसे प्राथमिकता दी गई थी, तो वो दी गई थी दोस्तों कृषि को। जी हाँ, कृषि को बहुत ज़्यादा प्राथमिकता बहुत ज़्यादा योजनाओं में दी गई है। तो आप ये याद रखना, प्रथम में जो दी गई थी वो कृषि को दी गई थी, और सेकंड में जो दी गई थी वो भारी उद्योगों को दी गई थी। जी हाँ, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि सबसे असफल पंचवर्षीय योजना कौन सी थी। सबसे असफल मतलब जो मतलब असफल किस तरीके से कह रहे हैं दोस्तों, इसको असफल मैं बताता हूँ आपको। सबसे पहले याद कर लूँ कि सबसे असफल पंचवर्षीय योजना किसको कहते हैं, योजना किसको कहते हैं। ये तृतीय पंचवर्षीय योजना को कहा जाता है। जी हाँ, प्रथम को प्रथम को नहीं कहा जाता, द्वितीय चतुर्थ किसी को नहीं कहा जाता, तृतीय को कहा जाता है। अब ये इसको मतलब अपन कह लें कि इसको असफल क्यों कह रहे हैं। असफल इसलिए कह रहे हैं दोस्तों क्योंकि इस पंचवर्षीय योजना में जो टारगेट रखा गया होगा ना, वो टारगेट अचीव नहीं किया जा चुका होगा। मतलब मान लो कोई नंबर रखा हुआ कि 5% कुछ प्राप्त करना है, तो उन लोगों ने नहीं कर पाया होगा, तो 3.5% या 2.5% ऐसा कुछ किया है, तो वो उस टाइप से असफल योजना ये बन गई थी कि सबसे असफल पंचवर्षीय योजना तृतीय पंचवर्षीय योजना थी। पंचवर्षीय योजना में योजना अवकाश कब का माना जाता है। मतलब हमारी पंचवर्षीय योजना, आपको भी पता है कि ये पंचवर्षीय योजना मोस्टली 5 साल चलती थी, लेकिन बीच में कहीं कहीं ये योजनाएं 2 साल भी चली हैं, कहीं कहीं 3 साल भी चली हैं। तो इस आधार पर 1977 के आसपास 2 साल और 1900 मतलब बीच में हटाई गई थी, क्योंकि सरकारें बदलती थी तो अपने हिसाब से अपना जो है प्लान तैयार करती थी। तो इसलिए पंचवर्षीय योजना वैसे नॉर्मली 5 साल ही चलती थी। तो अब हम बात करें कि एक टाइम तो ऐसा आया कि पंचवर्षीय योजना को बंद ही कर दिया गया कि इनका कोई मतलब ही नहीं बनता, हम तो अलग तरीके से काम कर लेंगे। 1 ईयर प्लान भी लाए गए, बहुत सारी चीज़ें करी गई। तो ये वो टाइम था जब इसका अवकाश कर दिया गया था। तो ये इसका अवकाश कब किया गया था, 1966 से लेकर 69 तक जो है पंचवर्षीय योजनाओं का अवकाश किया गया था। जी हाँ, याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पंचवर्षीय योजनाओं का अवकाश कब किया गया था। ये किया गया था 1966 से लेकर 1969 तक। जी हाँ, याद रखना। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण। 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस योजना काल में हुआ था। तो सबसे पहली बात तो मैं बात करूं आपको कि 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण जो किया गया था वो किया गया था, ये याद रखना सबसे पहली बात, तो 14 बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण किया गया था वो किया गया था। जी हाँ, और ये इसका अगर मैं टाइमिंग की बात करूँ, ये 1969 के आसपास जो है किया गया था 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण। और ये जो उस टाइम पे जो योजना चल रही थी वो चल रही थी चतुर्थ पंचवर्षीय योजना। जी हाँ, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना स्टार्ट हुई थी, तो उस टाइम पे जो है 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण जो है किया गया था। नेक्स्ट हम बात करते हैं, और बैंकों का राष्ट्रीयकरण दोस्तों 3 से 4 बार हो चुका है, 3 बार में भी 3 बार हो चुका है। एक हुआ था 1959 में हुआ था, एक 1982 में हुआ था, ऐसे करके एक और कोई डेट है 1990 के आसपास, ये कुछ 2 के आसपास है। तो पहली बार में 6 किए गए थे, फिर 14 किए गए थे, ऐसे याद भी रखना होते हैं अपन को। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि पाँचवीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था। पाँचवीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य, मैंने आपसे बोला था कि इनमें टारगेट्स बनाए जाते थे। तो पाँचवीं पंचवर्षीय योजना का जो टारगेट वो तक क्या था, गरीबी उन्मूलन या निर्धनता उन्मूलन। मतलब गरीबी उन्मूलन, निर्धनता या गरीबी को टारगेट करना सेम ही होता है। तो गरीबी को उन्मूलन करना या निर्धनता को उन्मूलन करना पाँचवीं पंचवर्षीय योजना का टारगेट था। जी हाँ, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि काम के बदले अनाज कार्यक्रम किस योजना में शुरू किया गया था। मतलब काम कीजिए आप और आपको बदले में अनाज दिया जाएगा। तो ये किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था, ये पाँचवीं पंचवर्षीय योजना, जो कि मैं ऊपर डिस्कस कर चुका हूँ। ये गरीबी उन्मूलन के लिए चलाई गई योजना थी। और इस टाइम पे क्या बोलते हैं, जो प्रधानमंत्री थी हमारी वो थी इंदिरा गांधी जी थी। जी हाँ, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि प्रथम द्वितीय, बहुत सारी दोस्तों ये चीज़ें बहुत ज़्यादा पूछी जाती है, इसलिए योजनाओं के बारे में इतना मैं पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि पढ़ाने से मतलब भी ये है कि ये पूछी गई हैं चीज़ें। काम के बदले अनाज कार्यक्रम, आपकी पंचवर्षीय योजनाएं, बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं इसमें। बॉम्बे प्लान, ये देखो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बॉम्बे प्लान कितना वर्षीय योजना थी। बॉम्बे प्लान मतलब ये था कि बॉम्बे प्लान ये पंचवर्षीय योजनाओं के जैसे ही एक प्लान बनाया गया था कि ये हम अब ऐसे 5-5 साल का टारगेट करके ले रहे हैं, फिर एक एक साल का लिया, फिर एक पर्टिकुलर टाइम रखा कि यार अब
15 साल का टारगेट लेते हैं, तो ये आंसर इसका ये था कि 15 साल का टारगेट लिया गया था बॉम्बे प्लान के अंतर्गत। तो ये 15 वर्षीय योजना थी, इसको कह सकते हो आप। 3 पंचवर्षीय योजनाओं के बराबर एक बॉम्बे प्लान था। जी, नेक्स्ट हम बात करते हैं सन 1642 में कैलकुलेटर का आविष्कार किसने किया था। तो दोस्तों ये आपको याद होगा, पास्कल ने किया था कैलकुलेटर का आविष्कार 16, और इसके सन याद रख लेना, 1642 ईस्वी में किया था। और हम बात करें चार्ल्स बेबेज ने किसका आविष्कार किया था। चार्ल्स बेबेज ने जो आविष्कार किया था वो कंप्यूटर का किया था। और जी हाँ, नेक्स्ट हम बात करते हैं। और जे एल वेयर्ड की अगर मैं बात करूँ तो जे एल वेयर्ड ने जो किया था वो टेलीविज़न का किया था। जी हाँ, नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था। अभी यहाँ पर आप बोलोगे कि आपने ऊपर बताया कि कंप्यूटर का आविष्कार क्या बोलते हैं चार्ल्स बेबेज ने किया था। अब यहाँ पर आ रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार जेपी एकर्ट ने किया था। दोस्तों यहाँ पर आप भाषा पे थोड़ा ध्यान दीजिए, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर की बात चल रही है, किसकी, इलेक्ट्रॉनिक। तो पहला इलेक्ट्रॉनिक जो कंप्यूटर जो सबसे पहले जो बनाया गया था या आविष्कार किया था वो किया था जेपी एकर्ट ने। तो ये क्वेश्चन आप याद कर लेना, यही इसका का सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न का सोर्स है कि कंप्यूटर का आविष्कार पूछा जा रहा है कि कौन सी कंप्यूटर का आविष्कार पूछा जाता है। तो इंसान चार्ल्स बेबेज ही इंसान जो है हमारे दोस्त आंसर लगाएंगे। तो आपको जेपी एकर्ट लगाना है, ना कि चार्ल्स बेबेज। जी हाँ, नेक्स्ट हम बात करते हैं, इसीलिए क्वेश्चन मैंने रखा था यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करते हैं कि IBM PC का आविष्कार किसने किया था। IBM के पर्सनल कंप्यूटर, IBM के आपने सुना होगा कि पर्सनल कंप्यूटर आते थे IBM के। तो IBM के PC का जो आविष्कार किया था वो किसने किया था, ये किया था जेपी एकर्ट ने। जिन्होंने इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर बनाया था उन्होंने ही IBM का पर्सनल कंप्यूटर का भी आविष्कार किया था। जी हाँ, पास्कल कैलकुलेटर हम जानते ही हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि कीबोर्ड का दूसरा नाम क्या है। कीबोर्ड को दूसरा किस नाम से जाना जाता है। कीबोर्ड जो होता है हमारा कंप्यूटर के जो आगे लगा रहता है जिस पे हम टाइप करते हैं किसी भी चीज़ को, तो वो उसको अन्य नाम, दूसरा नाम क्या है, कुंजी का पटल बोलते हैं उसको, कुंजी का पटल बोलते हैं। जी हाँ, और मदरबोर्ड आप जानते हो, मदरबोर्ड कंप्यूटर के अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। अगर ये ख़राब तो कंप्यूटर का मतलब वास्तव में मदर ही होता है एक प्रकार से, ये सब कुछ ख़राब है आपका। और सॉफ्टवेयर एक प्रकार से चलने में हेल्प करता है कंप्यूटर को। हार्डवेयर जो होता है वो परमानेंट रहता है उसमें, और जिसको आप टच नहीं कर सकते उसको हार्डवेयर बोलते हैं, और जिसको आप टच कर सकते हैं उसको सॉफ्टवेयर बोलते हैं। जी हाँ, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि फाइल एक्सटेंशन में कितना कैरेक्टर्स होते हैं। फाइल एक्सटेंशंस में कितने कैरेक्टर्स होते हैं, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि फाइल एक्सटेंशन सबसे पहले क्या होता है और इनमें कैरेक्टर्स का मतलब क्या है। तो फाइल एक्सटेंशन दोस्तों ये होता है, मैं आपको समझा देता हूँ कि आपने कभी पीडीएफ फाइल देखी होंगी, पीडीएफ फाइल देखी होंगी, आपने डॉक्यूमेंट्स बनाए होंगे MS ऑफिस वगैरह पर, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वगैरह पर। तो जब आप सेव करते हो उनको, तो जब आप सेव करते हो तो आप कोई भी नाम दे देते हो अपना कि मैंने ये बनाया कि 10th की मार्कशीट या कुछ भी। लेकिन ऑटोमेटिक जो लास्ट में पॉइंट के बाद जो सेव होता है, डॉक सेव हो जाएगा, PDF सेव हो जाएगी, PNG सेव हो जाएगी। तो मतलब ये है कि आपका जो आपके द्वारा जो डाला गया है वो यहाँ तक ही रहेगा। आप कितना भी बड़ा नाम डाल दो, उसके बाद ऑटोमेटिक जो नाम डलेगा, ऑटोमेटिक पॉइंट के बाद जो नाम डलेगा उसको एक्सटेंशन बोला जाता है। क्या बोला जाता है, फाइल का एक्सटेंशन। और ये पूछ रहा है कि फाइल के एक्सटेंशन में मैक्सिमम लेटर्स कितने होते हैं, या मैक्सिमम तो कितने भी हो सकते हैं, लेकिन पर्टिकुलर जो लेटर्स होते हैं वो कितने आते हैं फाइल के एक्सटेंशन में, किसी भी फाइल के एक्सटेंशन में। तो दोस्तों वो 3 ही आते हैं, मैंने आपको लिख के भी बता दिया, डॉक, PDF, PNG। तो ये ऐसे ही आते हैं। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा 3। नेक्स्ट हम बात करते हैं सब्जियों के उत्पादन में विश्व में भारत का कौन सा स्थान है। सब्जियों के उत्पादन में विश्व में भारत का स्थान कौन सा है। ये जो क्या बोलते हैं स्थान है वो है दूसरा। सब्जियां सबसे ज़्यादा भारत में नहीं उगाई जाती हैं, दूसरा स्थान है इसीलिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि माई स्टोरी किसकी आत्मकथा है। ये दोस्तों आपको डायरेक्ट याद करने वाला, रटने वाला क्वेश्चन है कि माई स्टोरी किसकी जो है क्या बोलते हैं आत्मकथा है। ये मार्टिना नवरातिलोवा की जो है आत्मकथा है। और APJ अब्दुल कलाम की तो बहुत सारी बुक्स आपको पता होगा कि विंग्स ऑफ फायर एंड अग्नि की उड़ान, मतलब हिंदी में इसका नाम है विंग्स ऑफ फायर। जी हाँ, बहुत सारी बुक्स हैं इनकी। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं कि फाइल का नाम अधिकतम कितना कैरेक्टर हो सकता है। फाइल का नाम
किसी भी फाइल का नाम अधिकतम, जी मैक्सिमम कैरेक्टर पूछा गया है, इसका कितने हो सकते हैं, ये होते हैं 8। कितने हो सकते हैं, 8 हो सकते हैं, जी हाँ, याद रखने का है। नेक्स्ट हम Y2K समस्या किससे संबंधित होती है, ये क्वेश्चन बहुत रिपीट होता है। Y2K समस्या कई बार तो, हालांकि कंप्यूटर के क्वेश्चंस, कंप्यूटर का जो सेक्शन है उसमें अगर ये क्वेश्चन डाला जाए तो इंसान आराम से लगा सकता है कि यार कंप्यूटर का क्वेश्चन है तो कंप्यूटर से रिलेटेड ही होगा। लेकिन यदि ये जनरल अवेयरनेस या जीके में डाल दिया जाए कि Y2K समस्या क्या है, तो इंसान को कंफ्यूज करे बिना आगे नहीं बढ़ेगी ये कंप्यूटर से संबंधित एक प्रॉब्लम होती है Y2K समस्या। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि विश्व का सबसे बड़ा कंप्यूटर नेटवर्क कौन सा है, सबसे बड़ा कंप्यूटर नेटवर्क। अब हमारा कंप्यूटर जो रखा है वो डब्बा है, किसके बिना, इंटरनेट के बिना आप कुछ नहीं कर सकते उस पर। आप केवल मतलब जो उसमें जो सेव्ड है, जो चीज़ उसमें डली है, केवल उनको काम कर सकते हो, लेकिन आप दुनिया से नहीं जुड़ सकते उसके द्वारा। तो ये किसके द्वारा होता है, ये इंटरनेट के द्वारा होता है, इसीलिए इसको बोला जाता है कंप्यूटर का सबसे बड़ा नेटवर्क। जी हाँ, नेक्स्ट हम बात करते हैं कंप्यूटर नेटवर्क से संपर्क तोड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। कंप्यूटर नेटवर्क मतलब जैसे हम क्या करते हैं, जैसे हम फेसबुक वगैरह लॉगिन करते हैं तो कंप्यूटर नेटवर्क से संपर्क जोड़ने की जो प्रक्रिया होती है वो लॉगिन कहलाती है। और अब जब आप बाहर आ रहे हो किसी चीज़ से कि हमें नहीं चलाना, बंद करना है, तो आप लॉग आउट कर देते हो। तो लॉग आउट मतलब हमें कनेक्शन तोड़ना है, तो मतलब बाहर जाना है। लॉगिन मतलब हमें एंट्री करना है। ये वैसे पता होगा नॉर्मली लोगों को, क्योंकि आजकल सबके फेसबुक या कोई भी अकाउंट होता ही है तो सबको मालूम रहता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि प्राक्कलन समिति में कुल सदस्यों की संख्या कितनी होती है। प्राक्कलन समिति, जी हाँ, इसमें जो सदस्यों की संख्या होती है वो होती है 30। जी हाँ, प्राक्कलन समिति में जो सदस्यों की संख्या होती है वो होती है 30। और इसमें जो क्या बोलते हैं, और एक और समिति होती है दोस्तों, लोक लेखा समिति। जी हाँ, दोनों सिस्टर्स मानी जाती हैं, सिस्टर समिति मानी जाती है, लोक लेखा समिति मानी जाती है। और अगर मैं बात करूं कि लोक लेखा समिति में जो सदस्यों की संख्या कितनी होती है, इसमें 22 होती है, जिसमें 15 जो होते हैं वो मे बी लोकसभा के होते हैं, और जो 7 जो होते हैं वो राज्यसभा से लिए जाते हैं। और इसका थोड़ा मुझे डाउट लग रहा है कि पूरे, हाँ इस इतना कंफर्म पता है कि इसमें पूरे मेंबर या तो लोकसभा से लिए जाएंगे या पूरे मेंबर राज्यसभा से लिए जाएंगे। मे भी जो आंसर होना चाहिए वो लोकसभा से होना चाहिए, क्योंकि लोकसभा मेन होती है। तो चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय आय समिति का गठन कब हुआ था। राष्ट्रीय इनकम इनकम कमेटी, राष्ट्रीय नेशनल इनकम कमेटी का जो गठन हुआ था वो कब हुआ था, ये हुआ था 1949 में। इनकम की तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो इसलिए इसका गठन जल्दी कर दिया गया 1949 में। जी हाँ, 1949 में इसका गठन जो है किया गया था। और 1955 में हमारा पहला जो, 1955 में नहीं, 1956 में जो हमारा सबसे पहला, 55 में ही था, 1955 में जो हमारा सबसे पहला राज्य बना था वो आंध्र प्रदेश बना था। जी हाँ, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि, और हाँ हाँ, जो राज्य पुनर्गठन आयोग की जो स्थापना हुई थी वो 1953 में हुई थी, फैज़ल अली की अध्यक्षता में, फजल अली की अध्यक्षता में जो करी गई थी। जी हाँ, नेक्स्ट हम बात करते हैं मैंग्रोव डेल्टा किस राज्य में पाए जाते हैं। मैंग्रोव, अब ये तो आपको बहुत सिंपल क्वेश्चन वैसे लगना चाहिए। मैंग्रोव मैंग्रोव जो होते हैं ये ट्रीज़ रहते हैं, मैंग्रोव ट्रीज़ जो रहते हैं इनकी जो ये खासियत ये होती है इन ट्रीज़ की कि इनकी जो जड़ें रहती हैं वो क्या बोलते हैं, धरती से, पहली बात तो ये धरती पर रहते हैं, ये पानी में रहते हैं, और कीचड़ या पानी कह लो या दलदल में कह लो, दलदल में रहते हैं ये। और इनकी जो जड़ें रहती हैं वो ऊपर की साइड रहती हैं। किसकी साइड रहती है, ऊपर की साइड, मतलब हवा में इनकी जड़ें रहती हैं। मतलब पेड़ गया उधर से, पेड़ गया जैसे कि पेड़ यहाँ से है, ये पेड़ है, यहीं से निकल के इनकी जड़ें यहाँ से सांस लेती हैं। ये सब दिस इज़ कॉल्ड मैंग्रोव जो फॉरेस्ट या मैंग्रोव ट्री बोलते हैं। और ये मोस्टली कहाँ पाए जाते हैं, पश्चिम बंगाल में सुंदरबन डेल्टा में पाए जाते हैं। जी हाँ, सुंदरबन डेल्टा जहाँ पर गंगा गिरती है। जी हाँ, गंगा अलग अलग नामों से अलग अलग राज्यों में जानी जाती हैं और अलग अलग जगहों पर मानी जाती हैं। तो लास्ट में जो गिरती हैं वो पश्चिम बंगाल से निकलती हैं, मतलब गिरती हैं, और यहीं पर हमारे जो है सुंदरबन डेल्टा का निर्माण होता है। और यहीं पर जो पाए जाते हैं वो सुंदरी वन या मैंग्रोव फॉरेस्ट पाया जाता है या मैंग्रोव ट्री पाए जाते हैं। जी हाँ, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जी नेक्स्ट हम बात करते हैं शिप स्क्रैपिंग यार्ड कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों ये तो शिप स्क्रैपिंग का सॉरी यार्ड मतलब ये है कि शिप को ख़त्म करने वाला, या मतलब ये कह लो आप जो हमारे भारतीय सेना के या कहीं किसी भी प्राइवेट या किसी भी फर्म के जो
शिप्स होते हैं उनको डिस्ट्रॉय कहाँ किया जाता है, मतलब उनको ख़त्म कहाँ किया जाता है, तो वो किया जाता है गोवा। और इसका अलग अगर अगर मैं बात करूँ इसका कि ये एग्जैक्ट जगह क्या है इसकी गोवा में भी, तो ये अलंग, सॉरी, हाँ गोवा है। और एक और है दोस्तों, ये बहुत सारे बने रहते हैं, तो एक और है, ये है दूसरा है अलंग, गुजरात में भी है एक, अलंग गुजरात में भी है एक शिप स्क्रैपिंग यार्ड। और ये उसका नाम अलग है, लेकिन ये यहाँ पर शिप स्क्रैपिंग यार्ड अगर बात करें तो गोवा में स्थित है, जो शिप्स को डिस्ट्रॉय करने वाला है। नेक्स्ट हम बात करते हैं राष्ट्रीय प्रतीक में अशोक चक्र का रंग कैसा है। ये तो हालांकि कंफ्यूज करेगा, लेकिन आप याद रख लीजिए इसका रंग जो होता है वो नीला होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि ताइवान का पुराना नाम क्या था। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि ताइवान, जिसको आज हम क्या बोलते हैं, एक मिनी चाइना के नाम से जानते हैं, तो उसका जो है पुराना नाम, ओल्ड नेम क्या था ताइवान का, तो उसको जो पुराना नाम था वो फार्मोसा था। क्या था? फार्मोसा द्वीप समूह। जी हाँ, आज भी है, लेकिन अब तो कोई एक पर्टिकुलर आइलैंड का नाम बचा है, लेकिन उस टाइम पे, पुराने टाइम पे फार्मोसा ताइवान को बोला जाता था। नेक्स्ट हम बात करते हैं बाल श्रम निषेध दिवस किस बाल श्रम निषेध किस अनुच्छेद में वर्णित है। मतलब जो है बच्चों से काम कराना एक कानूनी अपराध है, और इसका जो विवरण हमारे अनुच्छेद में किया गया है वो किस अनुच्छेद में किया गया है, वो किया गया है अनुच्छेद नंबर 24 में। जी हाँ, अनुच्छेद 24 में जो किया गया है जो है बाल श्रम निषेध को क्या बोलते हैं रखा गया है। और अब मैं बात करूँ अनुच्छेद 44 की, तो इसमें जो रखा गया है कॉमन सिविल कोड। जी हाँ, कॉमन सिविल कोड को रखा गया है इसमें समान नागरिक संहिता, मतलब हर नागरिक एक समान है चाहे वो कोई भी हो। तो ये भारत में केवल सिर्फ एक ही राज्य में लागू है कॉमन सिविल कोड, वो है गोवा। कौन है? गोवा, जहाँ पर कॉमन सिविल कोड चलता है, और भारत में कहीं नहीं चलता है। जी हाँ, नेक्स्ट हम बात करते हैं मनसबदारी प्रथा की शुरुआत सर्वप्रथम भारत में किसने की थी। मनसबदारी प्रथा, मनसबदारी प्रथा की शुरुआत सबसे पहले किसने करी थी, ये आ गया हम थोड़ा इतिहास में, तो ये करी थी दोस्तों अकबर ने। जी हाँ, अकबर ने करी थी मनसबदारी प्रथा की शुरुआत। और एक धर्म था दोस्तों जिसका क्या बोलते हैं, दीन इलाही में भी धर्म था कुछ जो अलग से चलाया था अकबर ने, और उसको अपनाने वाला केवल एकमात्र इंसान, हिंदू कह लो, या शायद में भी मुस्लिम्स ने तो अपनाया होगा, लेकिन जो एकमात्र हिंदू उस टाइम पे हुआ करते थे वो थे बीरबल, जिन्होंने अपनाया था उस धर्म को। जी हाँ, नेक्स्ट हम बात करें जहांगीर, ये सब बेटे हैं दोस्तों, कोई बेटा है कोई पोता है, इस टाइप से। नेक्स्ट हम बात करते हैं समुद्री उत्पादों का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। समुद्री उत्पाद जहाँ पर सबसे ज़्यादा होते हैं, तो समुद्री उत्पाद उसी में होंगे जो सबसे ज़्यादा जो है समुद्र के किनारे लगा होगा, तो वो सबसे ज़्यादा जो लगा है, हालांकि गोवा भी लगा है, गुजरात भी लगा है, लेकिन इनके एक पर्टिकुलर एरिया है, लेकिन ये केरला साइड मोस्टली एरिया समुद्र में ही है इनका। जी हाँ, आपने कभी केरला की कोई मूवी वगैरह देखी हो तो ये क्या बोलते हैं, इनके यहाँ पर कम रोड्स वगैरह कम रहते हैं, और ये जो आवागमन करते हैं वो बोट्स वगैरह के माध्यम से करते हैं, मतलब मोस्टली टाइम यहाँ पर पानी रहता है, ज़्यादातर पानी पाया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, और अमेरिका के किस राष्ट्रपति के आदेश पर हिरोशिमा पर बम गिराया गया था। बम, बम सबको याद है कि एक एटॉमिक बम गिराया गया था हिरोशिमा पर, और किसने गिराया था? अमेरिका ने गिराया था। लेकिन सब भूल जाते हैं क्या वो है राष्ट्रपति कौन था उस टाइम पर जिन्होंने इसका आदेश दिया था, तो वो थे दोस्तों हेनरी ट्रूमैन। कौन थे? हेनरी ट्रूमैन। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिलीव मी। अमेरिका के राष्ट्रपति सबको याद नहीं रहते, हिरोशिमा याद रहता है, कहाँ गिरा ये याद रहता है, किसने गिराया ये याद रहता है, लेकिन राष्ट्रपति मोस्टली लोगों को याद नहीं रहता, तो ये हेनरी ट्रूमैन हैं उनके राष्ट्रपति। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि राग भैरवी का गायन कब सर्वाधिक उपयोगी माना जाता है। राग भैरवी जो होता है एक गायन की एक कला होती है, और ये राग भैरवी का सबसे अच्छा गायन कब माना जाता है, ये माना जाता है दोस्तों सुबह के टाइम पर। सुबह के टाइम पर अगर राग भैरवी गाया जाए तो ज़्यादा उपयुक्त होता है, ऐसा माना जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन, हाथी गुम्फा किस राज्य में स्थित है। हाथी गुम्फा अभिलेख हैं एक प्रकार से, हाथी गुम्फा के अभिलेख जो हैं किस राज्य में हैं, ये हैं उड़ीसा राज्य में। जी हाँ, अभिलेख तो दोस्तों बहुत सारे राज्यों में बहुत अलग अलग भी हैं। मध्य प्रदेश में अपना क्या बोलते हैं सांची का स्तूप है अपना मध्य प्रदेश में, और
कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान, बहुत सारी चीज़ें हैं। और यहाँ पर भी एक भीमबेटका, जी हाँ, भीमबेटका के अभिलेख यहाँ पर पाए जाते हैं मध्य प्रदेश में, भीमबेटका पाई जाती है। और हिमाचल में तो हालांकि नहीं है, छत्तीसगढ़ में भी थोड़े बहुत हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में मोस्टली मिलेंगे, और आपको महाराष्ट्र में भी मिलेंगे, और आपको राजस्थान में मोस्टली मिलेंगे, जी हाँ। नेक्स्ट हम बात करते हैं खेल दिवस के कब मनाया जाता है। खेल दिवस जो मनाया जाता है दोस्तों, ये मनाया जाता है 29 अगस्त को मनाया जाता है। और ये किसकी याद में मनाया जाता है, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि खेल दिवस किसकी याद में मनाया जाता है। ये मनाया जाता है मेजर ध्यानचंद की याद में, जी हाँ, मेजर ध्यानचंद जी की याद में जो है मनाया जाता है खेल दिवस। नेक्स्ट हम बात करते हैं भारत में स्पीड पोस्ट सेवा की शुरुआत कब मानी जाती है। अब आप बात करोगे कि स्पीड पोस्ट सेवा मतलब जो आपने देखा होगा कि कभी कभी आपके पास जो पोस्टमैन जो कार्ड लेकर आता है उस पर कभी कभी लिखा रहता है कि स्पीड पोस्ट, और कभी कभी नहीं आता उस पर लिख के स्पीड पोस्ट। तो मतलब स्पीड पोस्ट का मतलब ये होता है कि जो डिलीवरी जो है थोड़ा तेज़ हो जाती है और जल्दी पहुंचाने की प्रक्रिया फास्ट हो जाती है, तो वहाँ पर अपन स्पीड पोस्ट सेवा स्टार्ट की जाती है। और मतलब वहाँ पर स्पीड पोस्ट सेवा के द्वारा आपका जो है डाक आया है। और यदि आप नॉर्मल आपका डाक आया है 15-20 दिन में, तो वो आपकी नॉर्मल सेवा के द्वारा भेजा गया। मोस्टली स्पीड पोस्ट सेवा को अगर आपको रिसीव होता है तो वो बैंक या किसी मतलब कोई एग्ज़ाम वगैरह या कोई बैंक वगैरह से कोई नोटिस आता है तो बहुत स्पीड पोस्ट या कोई नोटिस आता है जो आपको पर्टिकुलर टाइम में पहुंचना है, तो वो स्पीड पोस्ट सेवा से ही आता है। और अब हम बात करें कि स्पीड पोस्ट सेवा की शुरुआत कब से मानी जाती है, 1986 से मानी जाती है, जी हाँ, 1986 से ये मानी जाती है। और अगर मुझे थोड़ा 1982 देखकर याद आया कि 1982 में नाबार्ड की स्थापना हुई थी। नाबार्ड, ये इसकी एग्जैक्ट जो स्थापना हुई थी नाबार्ड की 12 जुलाई 1982 में हुई थी नाबार्ड की। और 1992 की अगर मैं बात करूँ, यह भी याद आ रहा है कि 1992 की याद बात करूँ तो यहाँ पर राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन हुआ था 1992 में। और जी हाँ, चलिए और भी बहुत सारे हैं, लेकिन वन लाइनर टाइप से ही रहने दो। नेक्स्ट हम बात करते हैं समाजवादी पार्टी के संस्थापक कौन माने जाते हैं। आज जो समाजवादी पार्टी है, जी हाँ, जिसका बोलबाला जो है उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा रहता है, तो उसके जो संस्थापक माने जाते हैं वो कौन माने जाते हैं, वो जेपी माने जाते हैं, जयप्रकाश नारायण। जी हाँ, जयप्रकाश नारायण जेपी माने जाते हैं समाजवादी पार्टी के संस्थापक, जिसका शायद में भी इनका जो चुनाव चिन्ह है वो साइकिल है। क्या है? साइकिल है इनका चुनाव चिन्ह। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि राम मनोहर लोहिया, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, तो आपको मालूम होगा प्रारूप समिति के अध्यक्ष, और ये बहुत सारे काम इन्होंने अच्छे अच्छे किए हैं। और जगजीवन राम, जी हाँ। नेक्स्ट हम बात करते हैं 20वीं शताब्दी में अंतिम कुंभ महाकुंभ कहाँ पर हुआ था। 20वीं शताब्दी के अंत में मतलब 1900 के लास्ट में, 1998 या 1997 जो भी रहा हो, 1900 के लास्ट में जो है, और उसको शताब्दी 20वीं बोलेंगे दोस्तों, और 1900 का लास्ट बोलेंगे, तो उसमें जो है आखिरी जो कुंभ हुआ था वो कहाँ पर हुआ था। तो आखिरी जो कुंभ हुआ था वो हुआ था हरिद्वार में। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो नहीं बोल सकता, लेकिन रोचक तथ्य है कि ये लोगों को इतना गौर नहीं करेगा, लेकिन अगर आ गया तो जाना है ये क्वेश्चन हाथ से। हरिद्वार में आखिरी कुंभ हुआ था, जी हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऋग्वेद में कितने मंडल हैं। ऋग्वेद में कितने मंडल हैं, ये तो आपको याद होगा। ऋग्वेद में जो मंडल हैं वो 10 मंडल हैं, जी हाँ। नेक्स्ट हम बात करते हैं योर्स फॉर लाइफ। योर्स फॉर लाइफ किसकी आत्मकथा है। ये आत्मकथा है योर्स फॉर लाइफ किसकी आत्मकथा है। ये आत्मकथा है गोदरेज, सॉरी, योर्स फॉर लाइफ किस कंपनी का नारा है। ये है गोदरेज का नारा, जी हाँ, गोदरेज कंपनी का नारा है योर्स फॉर लाइफ। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि दाभोल विद्युत परियोजना किस राज्य से संबंधित है। दाभोल विद्युत परियोजना जो राज्य से संबंधित है वो है महाराष्ट्र, जी हाँ, महाराष्ट्र राज्य से संबंधित है दाभोल विद्युत परियोजना। बहुत सारी परियोजना हैं जो जैसे कि हीराकुंड परियोजना कहाँ पर स्थित है, ये अपनी पंजाब में स्थित है। नेक्स्ट बहुत सारी परियोजना भारत में हैं जो आपको याद रखनी चाहिए कहीं ना कहीं से। और दाहोल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है, ये महाराष्ट्र में स्थित है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि ग्रेनाइट किस स्थान चट्टान से पाया, ग्रेनाइट किस चट्टान में पाया जाता है। ग्रेनाइट जो पाया जाता है ये पाया जाता है आग्नेय चट्टानों में, जी हाँ, आग्नेय प्रकार की चट्टानों में ग्रेनाइट पाया जाता है हमारा। और ये क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट लगा लेना, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि ग्रेनाइट किस चट्टानों में पाया जाता है। आग्नेय चट्टानों में ग्रेनाइट पाया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं
नादिर शाह, नादिर शाह आपने सुना होगा, मयूर सिंहासन के नाम से सुना होगा, नादिर शाह मयूर सिंहासन। और इसने जो है क्या बोलते हैं, भारत पर जो आक्रमण किया था वो कौन से सन में किया था? भारत पर नादिर शाह ने जो आक्रमण किया था वो किया था 1739 ईस्वी में, ईस्वी में। और ये चौसा का युद्ध हुआ था, मे बी शायद चौसा, या एक और युद्ध था बिलीग्राम, कुछ ऐसा युद्ध था जिसमें इनका युद्ध हुआ था। और नादिर शाह के नाम से मुझे सबसे ज़्यादा जो याद आता है वो आता है इनका मयूर सिंहासन। और दूसरी चीज़ जो याद आती है इनका कोहिनूर हीरा। जी हाँ, कोहिनूर हीरा, यही यही थे जिन्होंने चुराया था कोहिनूर हीरा भारत से, नादिर शाह। जी नेक्स्ट हम बात करते हैं 1739, हर्षवर्धन को किसने हराया था? हर्षवर्धन को जो हराया था वो हराया था, याद रखना, ये हर्षवर्धन को जो हराया था वो हराया था अपने पुलकेशन द्वितीय ने। जी हाँ, पुलकेशन द्वितीय ने हराया था। और पुलकेशन द्वितीय को किसने हराया था? आगे चल के ये भी पूछा जाता है, ये भी काफ़ी फेमस लड़ाइयों में से एक है। तो पुलकेशन द्वितीय को किसने हराया था? ये हराया था नरसिंह प्रथम ने, जिन्होंने जो है क्या बोलते हैं उड़ीसा में कोणार्क मंदिर की स्थापना करी थी, उन्होंने, नरसिंह देव वर्मन ने इनको, पुलकेशन द्वितीय को हराया था। जी हाँ, नेक्स्ट हम बात करते हैं उरी। उरी के नाम से ही आप लगा दोगे, उम्मीद है। उरी ये जो है, उरी मूवी भी आ चुकी है, उरी जो है हमारी लड़ाई भी हो चुकी है पाकिस्तान के साथ में। तो उरी पन बिजली परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो उरी ऑब्वियस सी बात है, जब जो हुई थी वो जम्मू कश्मीर के आसपास हुई थी, तो जम्मू कश्मीर में ही होनी चाहिए। जी हाँ, कन्फ्यूज़न होने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट हम बात करते हैं भारत में मुद्रा प्रणाली कब जारी हुई थी? मुद्रा प्रणाली कब जारी हुई थी भारत में सबसे पहले? जो ये हुई थी दोस्तों 1957 में। जी हाँ, 1957 में मुद्रा प्रणाली। ये क्वेश्चन आपको नॉर्मल लग रहा होगा, लेकिन ये सच में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये नॉर्मल इसलिए लग रहा होगा, मुद्रा प्रणाली मतलब कि या तो मुद्रा का चेंज होगा या कुछ ये मोनेटाइजेशन होगा, कुछ भी होगा। लेकिन ये सबसे पहले जो मोनेटाइजेशन हुआ था वो हमारे 1967 के टाइम पर हुआ था, जो सबसे पहला मोनेटाइजेशन हुआ था। और जो 2019 में तो नहीं, नहीं 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 2019 में नहीं, जो मोदी जी ने जो क्या बोलते हैं 9 नवंबर के दिन, 8 नवंबर के दिन जो मोनेटाइजेशन किया था, वो जो हुआ था वो तीसरे नंबर का था शायद, तीसरे नंबर का, या तीसरे नंबर का था। और जो सबसे पहला मोनेटाइजेशन हुआ था वो 1967 में हुआ था। और अब मैं बात करूँ मुद्रा प्रणाली कब जारी हुई थी, ये आप याद रखिएगा, ये 1957 में जारी हुई थी मुद्रा प्रणाली। जी हाँ, नेक्स्ट हम बात करते हैं 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ। और 1969 से मुझे कुछ याद आ रहा है कि इसमें चतुर्थ पंचवर्षीय योजना स्टार्ट हुई थी। जी हाँ, नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रोटेस्टेंट आंदोलन की शुरुआत किसने करी थी? मतलब प्रोटेस्टेंट आंदोलन, आपको याद रखना चाहिए कि प्रोटेस्टेंट आंदोलन के नाम से भी कोई आंदोलन था। और ये हमारे भारत से संबंधित नहीं है, पहली बात तो, इसलिए आप इसको थोड़ा कन्फ्यूज़ हो जाओगे लगाने में। वो प्रोटेस्टेंट आंदोलन की शुरुआत किसने करी थी? तो ये विस्मार्क वगैरह कोई नहीं है, इसको जो स्टार्ट किया था वो मार्टिन लूथर किंग ने किया, मार्टिन लूथर किंग ने किया था। जी हाँ, नेक्स्ट हम बात करें, ये अमेरिका से रिलेटेड है दोस्तों, और मार्टिन लूथर किंग, और ये प्रोटेस्टेंट आंदोलन की शुरुआत इन्होंने करी थी, ये आपको याद रखना चाहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि C.F. एंड्रूज़ को दीनबंधु की उपाधि किसने दी थी? C.F. एंड्रूज़ को जो दीनबंधु की उपाधि जो दी थी वो महात्मा गांधी जी ने दी थी। किसने दी थी? महात्मा गांधी जी ने C.F. एंड्रूज़ को दीनबंधु की उपाधि जो है दी थी, C.F. एंड्रूज़ को दी थी। और जवाहरलाल नेहरू को जी हाँ, जवाहरलाल नेहरू ने महात्मा गांधी को नहीं नहीं नहीं, महात्मा की जो उपाधि दी थी वो दी थी, क्या बोलते हैं, रविंद्रनाथ टैगोर ने। जी हाँ, रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी को जो है महात्मा की उपाधि दी थी। और सुभाष चंद्र बोस के नाम से मुझे याद आता है थोड़ा सा 1939 याद आता है, कि वो जो त्रिपुरी, सॉरी 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 सॉरी, जो अधिवेशन था जिसमें उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया था 1939 में, गांधी जी के खिलाफ खड़े होने पर। और ये जीत गए थे उस अधिवेशन में, चुनाव के द्वारा वो चुने गए थे। और जेपी तो हम आप ऊपर बात कर चुके हैं, जब समाजवादी पार्टी की स्थापना इन्होंने ही करी थी, समाजवादी पार्टी की स्थापना जेपी ने करी थी। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि पुलकेशन द्वितीय किससे पराजित हुए थे? पुलकेशन जो द्वितीय जो पराजित हुए थे, मैंने देखो बात करी थी, ऊपर ही बात करी थी, पुलकेशन द्वितीय जो पराजित हुए थे वो नरसिंह वर्मन प्रथम ने पराजित किए थे।
और ये नरसिंह वर्मन प्रथम वही हैं जिन्होंने कोणार्क में उड़ीसा में सूर्य मंदिर की स्थापना करी थी। जी हाँ, याद रखना ये चीज़। आपको थोड़ा लिंक करके इसलिए करा रहा हूँ जिससे आपको याद रहे और आपके लिए उपयोगी भी हो, इसलिए मैं थोड़ा। और पुलकेशन द्वितीय किससे संबंध है, क्यों, किसने पराजित किया था, और पुलकेशन द्वितीय ने किसको पराजित किया था, ये हर्षवर्धन को किया था। जी हाँ। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि नासिक किस नदी के किनारे स्थित है। नासिक शहर जो है, नासिक शहर पहली बात है कहाँ पर, ये महाराष्ट्र में स्थित एक शहर है। और यहाँ पर गोदावरी नदी के किनारे जो है नासिक शहर स्थित है, गोदावरी नदी के किनारे। जी हाँ। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि कृष्णा नदी पर कौन सा जो है बांध बना हुआ है। ये बना हुआ है दोस्तों क्या बोलते हैं, महानदी, कृष्णा नदी। जी हाँ, नाम याद नहीं आ रहा उस बांध का मुझे एग्जैक्ट। नेक्स्ट हम बात करते हैं मॉन्टेक्यू चेम्सफोर्ड सुधार कब हुआ था। मॉन्टेक्यू चेम्सफोर्ड सुधार, दो नाम आते हैं दोस्तों, मैं आपको यहाँ पर थोड़ा क्लियर कर देता हूँ कि मॉन्टेक्यू चेम्सफोर्ड आता है एक तो ये मॉन्टेक्यू चेम्सफोर्ड के नाम से आप याद रखना, 1919 को बोला जाता है मॉन्टेक्यू चेम्सफोर्ड सुधार। और मैं बात करूँ सेकंड, एक और नाम आता है, आपने सुना होगा मार्ले मिंटो सुधार। मार्ले और मिंटो, ये दोनों अलग अलग इंसान थे दोस्तों, मार्ले और मिंटो सुधार। ये जो आता है ये आता है 1909 में, ये आप याद रखना। ये आपको कंफ्यूज करेगा मॉन्टेक्यू चेम्सफोर्ड, और मुझे करता है एक्चुअल में मॉन्टेक्यू चेम्सफोर्ड और मार्ले मिंटो, तो मैं इसको ऐसे ही याद रखता हूँ कि मॉन्टेक्यू वाले को याद रखता हूँ 19 से, और मार्ले मिंटो तो फिर याद रहते ही जाता है 1909 से। जी हाँ। नेक्स्ट हम बात करते हैं, और 1919 हो गया इसमें। 1919 में खिलाफत आंदोलन की स्थापना हुई थी, स्टार्ट हुआ था, सॉरी स्थापना क्या, स्टार्ट हुआ था 1916 में खिलाफत आंदोलन। और 1916 का याद मुझे अगर आया है तो 1916 में एक और चीज़ हुई थी, ये अपनी क्या बोलते हैं, कांग्रेस का विलय हुआ था। कांग्रेस का विलय हुआ था, गरम और नरम दल का जो विलय हुआ था वो हुआ था 1916 में। और इस टाइम पे जो क्या बोलते हैं, कांग्रेस का अधिवेशन तो याद नहीं है, लेकिन इस टाइम पे जो उसके अध्यक्ष थे वो थे रासबिहारी घोष। नो 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 नो, रासबिहारी घोष तो 1900 क्या बोलते हैं 7 में जो कांग्रेस का विभाजन हुआ था उस टाइम पे रासबिहारी घोष थे। और इस टाइम पे याद नहीं आ रहा मुझे एग्जैक्टली। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किसने करी थी। इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की जो स्थापना करी थी वो करी थी रास बिहारी बोस ने। इंडियन इंडिपेंडेंस लीग IIL की स्थापना जो करी थी वो रास बिहारी बोस ने करी थी। और इसी यही आगे चल के कौन पकड़ लेता है, इसी को पकड़ लेते हैं सुभाष चंद्र बोस जी, जब 1939 में ये जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना रास बिहारी बोस ने ये बाहर करी थी, क्या बोलते हैं, विदेश में करी थी। और जवाहरलाल नेहरू का हम जानते हैं 1929 में लाहौर अधिवेशन। महात्मा गांधी के तो बहुत सारे काम हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि भारत के दार्शनिक राष्ट्रपति कौन कहे जाते हैं। भारत के दार्शनिक मतलब दार्शनिक, पहली बात तो किससे कहा जाता है, दार्शनिक ये हिंदी का भी शब्द है। दार्शनिक उसको कहा जाता है जो दूरदर्शी हो, मतलब बहुत ज़्यादा दूर की सोचने वाले को दार्शनिक कहा जाता है। या जो मतलब दूर से कोई भी चीज़ भांप लेता हो उसको भी दार्शनिक कहा जाता है। तो हमारे दार्शनिक राष्ट्रपति किन्हें कहा जाता है, ये S राधाकृष्णन को कहा जाता है। ये सबसे पहले उपराष्ट्रपति और दूसरे हमारे राष्ट्रपति रहे हैं भारत के, S राधाकृष्णन। जी हाँ। नेक्स्ट हम बात करते हैं जाकिर हुसैन तबला वादक हैं, आप भी जानते होंगे जाकिर हुसैन। राजेंद्र प्रसाद हमारे सबसे पहले राष्ट्रपति भारत के राजेंद्र प्रसाद रहे हैं। अब्दुल कलाम भी हमारे राष्ट्रपति रहे हैं, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। जी हाँ, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया अब्दुल कलाम। नेक्स्ट हम बात करते हैं ईसा मसीह का जन्म कहाँ पर हुआ था। ईसा मसीह का जो जन्म हुआ था वो बेथलेहम में हुआ था, बेथलेहम में हुआ था ईसा मसीह का जन्म। और हम बात करें कि जेरूसलम, मक्का जो है क्या बोलते हैं, मुस्लिम लोगों का जो है मुस्लिम लोगों का मतलब बहुत कह सकते हैं अपन तीर्थ स्थल, हाँ तीर्थ स्थल है, मुस्लिम लोगों का तीर्थ स्थल ये। और जेरूशलम, बेथेलम जो है ईसा मसीह का, जेरूशलम जो है क्या बोलते हैं, जेरूशलम भी दोस्तों बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हर जेरूशलम के नाम से मुझे एक चीज़ याद आती है कि यहाँ पर 3 धर्म का जो है संगम माना जाता है ये। और ये यहाँ पर मुस्लिम धर्म और और आगे 2 और धर्म है, एक तो ईसाई धर्म का हो जाएगा और एक और है कोई
इज़राइल का जो धर्म है, क्या बोलते हैं उन्हें, कुछ बोलते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इल्बर्ट बिल विवाद किससे संबंधित है। इल्बर्ट बिल विवाद जो संबंधित है वो लॉर्ड रिपन से संबंधित है। इल्बर्ट बिल विवाद जो संबंधित, ये आप क्वेश्चन याद ही कर लेना, क्योंकि इल्बर्ट बिल विवाद बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लॉर्ड रिपन से संबंधित है इल्बर्ट बिल विवाद। नेक्स्ट हम बात करते हैं शिमला सम्मेलन कब हुआ था। शिमला सम्मेलन जो कब हुआ था, ये हुआ था शिमला सम्मेलन 1945 में हुआ था शिमला सम्मेलन। ये कन्फ्यूज इसलिए करेगा क्योंकि उस टाइम पे लोग सोचेंगे कि भैया उस टाइम पे जो है कि भारत की स्वतंत्रता की बात चल रही थी, तो ये सम्मेलन कहाँ से हो गया, तो थोड़ा कन्फ्यूज करेगा, इसलिए शिमला सम्मेलन 1945 में हुआ था। नेक्स्ट हम बात करते हैं लुधियाना किस नदी के किनारे स्थित है। लुधियाना जो स्थित है वो है सतलज नदी के किनारे, याद रखने का, सतलज नदी के किनारे लुधियाना शहर स्थित है। पंजाब का एक शहर है लुधियाना, और जो सतलज नदी के किनारे स्थित है। रावी ब्यास सतलज, रावी ब्यास सतलज ये भारत में आने वाली नदियाँ हैं, सतलज। और एक और झेलम जो होती है ये भी, ये उधर पाकिस्तान साइड चली जाती है। इस टाइप से मैंने बताया, रावी ब्यास सतलज आपको याद रहेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं भारत का ज़्यादा व्यापार किस मार्ग से होता है। भारत का जो सबसे ज़्यादा व्यापार होता है वो हवाई जहाज के द्वारा नहीं होता, स्थल मार्ग के द्वारा नहीं होता, वो समुद्री मार्ग के द्वारा होता है। समुद्री मार्ग के द्वारा इसलिए होता है क्योंकि दोस्तों समुद्र के माध्यम से चीज़ें जाना थोड़ा आसान होता है, और वहाँ पर शॉर्ट कट भी ले सकते हैं, इस टाइप से भी रहता है। और स्थल मार्ग में तो बड़ी दिक्कत है, हवाई जहाज़ सबसे बेस्ट होता है वैसे कहा जाए तो, लेकिन जो सबसे ज़्यादा व्यापार की बात चल रही है तो इसलिए समुद्री मार्ग जो है बेस्ट रहेगा। कॉलेज ऑफ डिफेंस मैनेजमेंट कहाँ पर स्थित है। इसको कह लो आप डिफेंस का कॉलेज कह लो। डिफेंस का कॉलेज कहाँ पर स्थित है, कॉलेज ऑफ डिफेंस मैनेजमेंट कहाँ पर है, ये सिकंदराबाद में स्थित है। कहाँ पर है, सिकंदराबाद, जी हाँ। नेक्स्ट हम बात करते हैं चंडीगढ़ कानपुर। नेक्स्ट हम बात करते हैं दीन ए इलाही की स्थापना कब हुई थी। दीन ए इलाही सबसे पहले इसकी स्थापना किसने करी थी, अभी मैं ऊपर आपको बता चुका हूँ। इसकी जो स्थापना करी थी वो करी थी अकबर ने, जी हाँ। और इस धर्म की स्थापना, वही धर्म है दोस्तों जिस समय अकबर ने इसकी स्थापना करी थी, और इसको अपनाने वाला केवल एकमात्र हिंदू राजा जो था वो था बीरबल, और इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1582 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट हम बात करें, शिवाजी के संरक्षक कौन माने जाते हैं। शिवाजी के जो संरक्षक माने जाते हैं वो दादा कोंडदेव माने जाते हैं, कोंडदेव माने जाते हैं, शिवाजी के संरक्षक के नाम से इन्हें जाना जाता है। और गुरु रामदास तो सिखों के गुरु हैं, जी हाँ, सिखों के गुरु हैं गुरु रामदास, और दादा कोंडदेव आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझ लीजिए इसको। दादा शिवाजी के संरक्षक, शिवाजी महाराज के संरक्षक। मराठा साम्राज्य का अंतिम पेशवा कौन था। मराठा साम्राज्य का अंतिम पेशवा कौन था, तो ये अंतिम पेशवा मतलब इनकी एक उपाधि होती थी दोस्तों, कोई नाम नहीं होता था, पेशवा एक उपाधि होती थी। और इनका जो अंतिम जो क्या बोलते हैं अपना पेशवा था वो बाजीराव द्वितीय था, जी हाँ, बाजीराव द्वितीय था जो अंतिम पेशवा था। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रथम राष्ट्रमंडल खेल कब हुआ था। पहला, सबसे पहला कॉमनवेल्थ गेम्स कब हुआ था। कॉमनवेल्थ गेम्स सबसे पहले जो हुए थे वो हुए थे 1930 में। और ये कॉमनवेल्थ होता क्या है, राष्ट्रमंडल होता क्या है। ये राष्ट्रमंडल दोस्तों उन देशों का समूह होता है जिन पर कभी ना कभी किसी न किसी टाइम पर जो है ब्रिटिश शासन ने जो है हुकूमत करी होती है, उन देशों का समूह होता है राष्ट्रमंडल। और ऐसा भी नहीं है कि ये उन्हीं देशों का समूह होता है, कुछ दोस्तों इसमें जो शामिल हैं वो भी देश शामिल हैं जो कभी इन जिन पर ब्रिटिश शासन का शासन नहीं रहा है लेकिन फिर भी राष्ट्रमंडल के सदस्य हैं। तो ये कहना भी गलत होगा, लेकिन हाँ, मोस्टली जो इसमें जो सदस्य रहते हैं वो यही लोग हैं जो कहीं ना कहीं ब्रिटेन के गुलाम रहे हैं किसी न किसी समय पर। नेक्स्ट हम बात करें, और अब मैं 1932 से मुझे याद आ रहा है कि इस टाइम पे जो है गांधी इरविन समझौता हुआ था, और गोलमेज सम्मेलन जो है इस टाइम पर ही चल रहे थे, गांधी इरविन समझौता हुआ था। और 19, जी हाँ। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रथम राष्ट्रमंडल खेल किस देश में हुआ था। सबसे पहला राष्ट्रमंडल खेल हुआ कब था, 1930 में, हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। पर हुआ कौन से देश में था, ये हुआ था कनाडा में। कहाँ पर हुआ था, कनाडा, आज का कनाडा तब का कनाडा, जी, सेम ही नाम है दोस्तों, इंग्लिश हिंदी में अंतर हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं
जी हाँ, नेक्स्ट हम बात करें, और हाँ अगर मैं क्या बोलते हैं, राष्ट्रमंडल खेल से याद आया, इस बार जो है 2021 में 2020 के ओलंपिक हुए थे। जी हाँ, 2020 के ओलंपिक 2021 में हुई। और ये कौन से नंबर के थे? ये 32वें नंबर के ओलंपिक थे। और ये कहाँ पर हुए थे? जापान में हुए थे, टोक्यो जापान। जी हाँ, याद रखना, ये थोड़ा याद आ गया इसलिए मैंने बताया। नेक्स्ट हम बात करते हैं, बिरसा मुंडा के गुरु कौन माने जाते हैं? बिरसा मुंडा भगवान बोला जाता है दोस्तों इन्हें, भगवान बोला जाता है बिरसा मुंडा को। और इनके गुरु कौन थे? इनके गुरु को किसको माना जाता है? आनंद पांडे को माना जाता है इनका गुरु। क्योंकि आपने बिरसा मुंडा जी का नाम सुना होगा लेकिन आनंद पांडे जी का नाम नहीं सुना होगा, इसलिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बनता है कि बिरसा मुंडा जी के गुरु कौन थे? तो ये थे आनंद पांडे। जी हाँ, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि कौन सा एक ज्वारीय बंदरगाह है। ज्वारीय बंदरगाह की मैं बात करूँ तो ये कौन सा है? ये कांडला। कांडला एक ज्वारीय बंदरगाह है, कांडला। जी हाँ, नेक्स्ट हम बात करते हैं, सेजल्स। सेजल्स जो है ये किस महासागर में स्थित है? सेजल्स जो है ये है हिंद महासागर में। कहाँ पर स्थित है सेजल्स? जो देश है वो कौन से महासागर में स्थित है? ये हिंद महासागर में स्थित एक देश है सेजल्स। जी हाँ, अटलांटिक, ये महासागर है अटलांटिक। और सबसे बड़ा महासागर की मैं बात करूँ तो वो है प्रशांत महासागर, सबसे बड़ा महासागर है। जी हाँ, नेक्स्ट हम बात करते हैं, बात करते हैं ग्रेट आर्टीजियन बेसिन। ग्रेट आर्टीजियन बेसिन कहाँ पर स्थित है? ग्रेट आर्टीजियन बेसिन जो स्थित है वो स्थित है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में। जी, ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। ग्रेट आर्टीजियन बेसिन जो है ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। नेक्स्ट हम बात करते हैं चंद्रप्रभा राष्ट्रीय उद्यान। चंद्रप्रभा राष्ट्रीय उद्यान वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य जो स्थित है दोस्तों, ये स्थित है हमारा उत्तर प्रदेश में। कहाँ पर स्थित है? इस उत्तर प्रदेश में। एकमात्र जो है, नहीं नहीं नहीं, एकमात्र नहीं है, ये राष्ट्रीय वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है ये। और ये कहाँ पर है? यूपी में स्थित है। और यहाँ पर यूपी में एक नेशनल पार्क भी है। नेशनल पार्क, केवल एकमात्र नेशनल पार्क है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। क्या नाम से? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है यूपी में, उत्तर प्रदेश में। जी हाँ, और मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान है। और हम बात करें हिमाचल में भी है, उत्तराखंड में पिन वैली है। और छत्तीसगढ़ में अपना अभी एक नया बना है, छत्तीसगढ़ में गुरु घासीदास नेशनल पार्क बना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, प्राकृतिक बहुलक यौगिक का उदाहरण कौन सा है? प्राकृतिक बहुलक यौगिक का उदाहरण मतलब प्रकृति से जो प्राप्त होता है बहुलक, वो उसका उदाहरण कौन सा है? वो उदाहरण है दोस्तों सेल्यूलोज। उदाहरण है सेल्यूलोज। जी हाँ, ये प्राकृतिक बहुलक माना जाता है सेल्यूलोज। इसके बाद में आगे बनती है रबड़ वगैरह इससे, तो लेकिन ये सबसे पहले जो प्राप्त होता है वो सेल्यूलोज प्राप्त होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि दिल्ली सल्तनत की सीमा का सर्वाधिक विस्तार, मतलब सबसे ज़्यादा दिल्ली सल्तनत की जो सीमा फैली थी वो किसके टाइम पर फैली थी? सबसे ज़्यादा, मतलब जो विस्तार सबसे ज़्यादा किया था अटैक करके या लड़ाइयाँ करके, जो सबसे ज़्यादा विस्तार किया था वो किया था मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। किसने किया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने सबसे ज़्यादा दिल्ली सल्तनत का विस्तार किया था, मोहम्मद बिन तुगलक। लोग अलाउद्दीन खिलजी लगाएंगे क्योंकि इसने भी बहुत सारे काम किए थे, लेकिन इसका आंसर मोहम्मद बिन तुगलक है। जी हाँ, नेक्स्ट हम बात करते हैं सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर स्थित है? सिंधु नदी जो पाकिस्तान में जाती है उसका जो उद्गम स्थल है वो है क्या बोलते हैं, मानसरोवर झील। मानसरोवर झील जो है सिंधु नदी का उद्गम स्थल है, मानसरोवर झील। नेक्स्ट हम बात करते हैं शेषनाग झील, ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। और दोस्तों नाग नागिन से संबंधित जो भी झीलें आती हैं आपके नाम में, मतलब आपको पूछा जाता है नाग नागिन से संबंधित, अगर कोई भी नाम में नाग आता है पीछे, नाग या नागिन कुछ भी आता है, तो वो सारी झीलें, मोस्टली झीलें वो जम्मू कश्मीर से रिलेटेड ही होती हैं, इसलिए याद रखना। ताल तलैया है तो भोपाल से संबंधित होते हैं। नेक्स्ट हम बात करें अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना कब मानी जाती है? अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना जो मानी जाती है, ये मानी जाती है 1916 में। और जो इसकी स्थापना जो करी थी वो किसने करी थी? एनी बेसेंट ने करी थी। एनी बेसेंट ने करी थी होम रूल लीग की स्थापना। और जी हाँ, और अब मैं बात करूँ इसकी कि 1885 में किसकी स्थापना होती है? इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना होती है, आईएनसी की स्थापना होती है 1885 में, पूरे महाराष्ट्र से। जी हाँ, नेक्स्ट हम बात करते हैं 1896 में। 1896 की मुझे एक घटना याद आ रही है कि इस टाइम पे जो है हमारे स्वामी विवेकानंद जो हैं लंदन
कहीं गए थे, जगह का नाम याद नहीं आ रहा। स्वामी विवेकानंद ने बाहर सबसे पहले जो शहर का नाम में भी लंदन है, वहाँ पर जाकर इन्होंने अपना आखिरी भाषण दिया था, जिस जो आज भी फेमस है। जिस भाषण में उन्होंने अमेरिका में खड़े होकर वहाँ के लोगों को भाइयों, मेरे अमेरिकी भाइयों और बहनों कहा था, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा अप्रिसिएशन मिलता है उन्हें। 1906 में आपको याद है कि इसमें बंगाल विभाजन हुआ था। जी हाँ, नेक्स्ट हम बात करते हैं। ये दोस्तों हमारा लास्ट पेज है। भारत में कहवा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? कहवा कहवा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य जो है भारत में, वो है कर्नाटक। कहवा, जी है, कॉफ़ी कह लो या कहवा कह लो, कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक भारत में कौन है? कर्नाटक है। जी हाँ। अब हम बात करते हैं कि दिल्ली का अंतिम हिंदू शासक कौन था? दिल्ली का अंतिम हिंदू शासक, लोग पृथ्वीराज चौहान को माना लगाते हैं इसमें मोस्टली, लेकिन दिल्ली का अंतिम यहाँ पर दिल्ली का अंतिम हिंदू शासक की बात कर रहे हैं। और पृथ्वीराज चौहान कभी दिल्ली जा ही नहीं पाया था, जा सकता था लेकिन गया नहीं। और हम बात करें दिल्ली का अंतिम हिंदू शासक कौन था, ये था हेमू। जी हाँ, हेमू था। नेक्स्ट हम बात करते हैं भारत की पहली संपूर्ण भारतीय फिल्म राजा हरिश्चंद्र कब बनाई गई थी? भारत की सबसे पहली फिल्म जो मानी जाती है, जो मतलब संपूर्ण भारतीय फिल्म, जिसको हालांकि इस म्यूट फिल्म है ये, मतलब इसमें आवाज़ नहीं है इस फिल्म में, और ये सबसे पहली फिल्म मानी जाती है। और ये मनाई किसके द्वारा गई थी? ये बनाई गई थी क्या बोलते हैं, दादा साहेब फाल्के के द्वारा। और मैं बात करूं कि ये सबसे पहले कब बनाई गई थी? ये बनाई गई थी 1906 में। जी हाँ, सॉरी 1913 में बनाई गई थी राजा हरिश्चंद्र मूवी। और ये म्यूट फिल्म थी। जी हाँ, म्यूट मतलब इसमें आवाज़ नहीं थी, केवल चलचित्र थे जो आपको देख सकते थे। आप यूट्यूब पर भी देख सकते हो, ये मूवी आज भी डली है। और सबसे पहली जो बोलती फिल्म थी, मतलब जिसमें आवाज़ डाली गई थी, तो वो थी हमारी आलम आरा। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा गया है। आलम आलम आरा जो थी हमारी सबसे पहली बोलती फिल्म थी, और सबसे पहली जो फिल्म थी वो थी राजा हरिश्चंद्र। और ये दोनों क्वेश्चंस बहुत बार रिपीट होते हैं। और राजा हरिश्चंद्र का जो है निर्देशन, ये डायरेक्टर किसने कौन थे? वो थे अपने दादा साहेब फाल्के, जिनके नाम पर आज दादा साहेब फाल्के अवार्ड चलता है। और 1911 से दोस्तों मुझे एक चीज़ याद आ रही है। 1911 में हमारी राजधानी कलकत्ता से जो है दिल्ली स्थानांतरित करी थी, जब हमारे भारत में जो है ब्रिटेन के जो राजा आए थे। जी हाँ, जॉर्ज प्रथम आए थे। और 1909 में मैंने आपको बात कर ही चुका हूँ, पार्लियामेंट सुधार आया था 1909 में। जी हाँ, तो और यहाँ पर पहली भारतीय फिल्म जो थी वो हरिश्चंद्र कब बनाई गई थी? 1913 में। जी हाँ। तो जी, ये था दोस्तों मेरा आज का वीडियो, जो पार्ट है, जो अपना पार्ट 4 था। और यहाँ पर मैं अपना वीडियो का अंत करता हूँ। और अगर आपको मेरा ये वीडियो सच में बहुत पसंद आते हैं और ये मेरी सीरीज़ अच्छी लगती है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और बताइए भी दोस्तों कि कैसा लगता है मेरा वीडियो आपको, और एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी या नहीं, या बोरिंग लगी, जो भी हो बताइए। थैंक यू दोस्तों।